नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको बिहार बोर्ड के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला ले आऊंगा और इस श्रृंखला में आपको कुल 90 प्रश्न मिलते हैं। 90 प्रश्न देने का वादा किया है मैंने और उसके 30 प्रश्न मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं और आज हम इन्हीं 30 प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचाएंगे कि इनका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की दो समानताएं बताइए। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की दो समानताएं क्या हो सकती हैं, ये देखिए। दोनों धर्म ने अहिंसा, सत्य और करुणा, क्या क्या, अहिंसा, सत्य और करुणा और आत्म संयम को जीवन का आधार माना। दोनों ने वेदों की अवधारणा, यज्ञ और पशु बलि का विरोध किया। मतलब सीधा सा कि कर्मकांड कर्मकांड का विरोध दोनों ने किया। पहली बात, कर्मकांड का विरोध दोनों ने किया। एक तथ्य आपके सामने ये हो गया। 2 लाइन में इस प्रश्न को खत्म कर सकते थे अगर आप चाहें तो, और पूरा कहानी लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात कि इन्होंने दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। दूसरी कौन सी बात लिखनी है आपको कि सत्य, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, सत्य, अहिंसा, करुणा, ठीक है, करुणा और आत्म संयम, आत्म संयम। ठीक, इनकी बात दोनों ने की। ये 2 सफिशिएंट है। लेकिन कभी कभी होता क्या है मेरे दोस्त कि हमने 2 ही याद किए और वो परीक्षा में दूसरा वाला याद ना आया, तब क्या करेंगे? तो हमने इसके 2 नहीं बल्कि कई कारण बताए हैं, कई समानताएं बता दी हैं और आपको वो समानताएं देख लेनी है। कोई 2 याद आ जाए तो एग्जाम में लिख देना। मोक्ष पर परम लक्ष्य मानता, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, दोनों धर्मों ने शांति, समानता और नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया तथा सरल जीवन आदर्श को प्रस्तुत किया। इनमें से कोई 2 मिल जाए, कोई 2 याद आ जाए तो आपकी परीक्षा में आपको 2 नंबर बड़े आराम से दे जाएगा ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखी? ठीक है, आईने अकबरी के बारे में बताना है आपको और मात्र 2 नंबर का सवाल है ये। तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखित अकबरनामा का तीसरा भाग है। मतलब मूल ग्रंथ कौन सा हो गया? अकबरनामा। अकबरनामा के 3 पार्ट हैं। ठीक है, इसमें जो तीसरा वाला है वो है आइन। आइन अकबरी को हम आइन भी कहते हैं और इस आइन के 5 भाग हैं। उत्तर खत्म। इतना बहुत है, इतना बहुत है। लेकिन और आगे लिखना चाहें तो इस 5 भाग में उसने लिखा क्या है? सेना के बारे में, राजस्व के बारे में, प्रांत, न्याय, दरबार, समाज, संस्कृति और अकबर की नीतियों का विस्तृत वर्णन है। तो अकबरनामा का तीसरा भाग है अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था, सेना, राजस्व, प्रांत, न्याय, दरबार, समाज, संस्कृत, अकबर की नीतियां का वर्णन है। मुगल शासन की प्रशासनिक संरचना को समझने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है अबुल फजल के आईने अकबरी में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लोथल कहां है, इसका महत्व। तो लोथल के बारे में आपको अब अच्छी तरह पता है कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। ये तो लोथल का परिचय हो गया। अब इसका महत्व बता दीजिए कि यहां पर क्या मिला था? यहां पर गोदीवाड़ा मिला है। एक महत्व बता देंगे बहुत बड़ा। गोदीवाड़ा से क्या सिद्ध होता है कि यह व्यापार का केंद्र है। व्यापार, कैसा व्यापार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। पुष्टि कैसे कराएंगे? यहां पर फारस की मोहरें मिली हैं, फारस की मोहरें मिली हैं। मिल गया। तो ये सारी बातें एक दूसरे को सिद्ध कर देती हैं। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख सिंधु घाटी स्थल है। प्राचीन काल में सबसे उन्नत बंदरगाहों में से एक था। यहाँ विशाल गोदाम, नहरें, गोदी, उनके मन के उद्योग और जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। समुद्री व्यापार और तकनीकी कौशल की प्रगति को दर्शाता है। और यहाँ से किस प्रकार का व्यापार होता रहा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता रहा लोथल। ठीक है, 3 शब्द ये और 4 शब्द ये। खत्म, 2 नंबर आपके। लेकिन इसी को कैसे मोतियों में पिरोना है, कैसे इन महत्वपूर्ण बातों के आगे पीछे कौन कौन से शब्द लगाने हैं, ये आप अपने मन से लगा सकते हैं। हमने सटीक किताबी भाषा में आंसर आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। हम बताएं रटंत विद्या बहंत पानी, क्या है?
रटंत विद्या बहंत पानी, तो रट के अगर पढ़ो तो गुरु पानी की तरह बह जाओगे, अगर समझ के पढ़ोगे तो जिंदगी में ठहर जाओगे। तो बच्चा मेरे, बाबू मेरे, भैया मेरे, कोशिश करो कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसे समझ लीजिए, बस हम कहना क्या चाहते हैं, और जो हम कहना चाहते हैं, जैसे हम कहना चाहते हैं वैसे आप कॉपी में कह दीजिए, और कहिए तो जो कपिया देखे ना वो वही तरह समझ जाए। क्योंकि रियल में टीचिंग किसे कहते हैं जानते हैं? ट्रांसफर इंफॉर्मेशन विथ अंडरस्टैंडिंग, सूचना का प्रवाह समझ के साथ। यहाँ हम मास्टर हैं, तुम का समझा रहे हैं, और कॉपी के मास्टर तुम हो, कॉपी के मास्टर तुम हो, तुम कपिया को समझाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कलिंग युद्ध का अशोक का प्रभाव। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? सबसे पहले तो यही जान लीजिए, ठीक। कलिंग है कहाँ, ये भी आप बता सकते हैं। तो कलिंग युद्ध लड़ा गया अशोक जब अपने सत्ता में आता है, अशोक का राज्याभिषेक होता है, तो उसके 8 वर्ष बाद, मतलब 9वें वर्ष, ठीक, 8 वर्ष बाद 9वें साल आता है ना, तो 9वें वर्ष लड़ा गया। कब लड़ा गया? 9वें वर्ष कौन सा वर्ष होगा? 261 बीसी में लड़ा गया। कलिंग आज उत्कल प्रदेश, कलिंग को उत्कल प्रदेश भी कहते हैं आप, और इसी कलिंग को आप क्या कहेंगे? उड़ीसा भी आज कहते हैं, ठीक है, उड़ीसा या ओडिशा, ओडिशा हो गया है। तो इस कलिंग पर विजय पाने के लिए अशोक ने जो युद्ध लड़ा उसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए, लाखों जो बेघर हुए। तो अशोक को यहाँ पर दया आई। उसने क्या किया? अशोक विचलित हुआ और हिंसा त्याग कर उसने बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म की शरण में चला गया। तो कलिंग युद्ध में हुए भारी रक्तपात जनित जनहानि ने अशोक को गहराई से विचलित किया। हिंसा का त्याग कर धम्म नीति अपनाई, बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुआ। युद्ध के बाद उसने अहिंसा, दया, नैतिकता, प्रजा कल्याण और धर्म विजय को अपने शासन का आधार बनाया। यह उसके जीवन का निर्णायक मोड़ था। तो 2 नंबर पक्का 3 लाइन में। कब आया? कलिंग युद्ध, ठीक है, और उसका प्रभाव हिंसा त्याग, हिंसा त्याग, ठीक है, और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आगे अगले सवाल पर चलते हैं। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिर बता दीजिए। तो जी हाँ, दसपुर भीतरी मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो गुप्त काल में मंदिरों में आप कई मंदिर हैं, ठीक है, जिनमें कोई भी 2 मंदिर आप उठा सकते हैं। आगे बढ़िए। गांधी के जीवन के 4 वर्ष का महत्व बताइए। 1915। अब गांधी के जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है भाई। 1869 से शुरू हो जाइए 1948 तक, जिस साल आप बताएं कुछ न कुछ इनके बारे में बता ही देंगे। तो 4 वर्ष दिया गया है। ये है उनके जन्म का वर्ष, ठीक है, ये उनके मृत्यु का वर्ष, ठीक है। तो 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से आए, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, और 1948 गांधी जी की हत्या, राष्ट्र को गहरा आघात, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। सर एडविन लुटियन, ये भैया ब्रिटेन का अंग्रेज था, गोरी चमड़ी वाला बंदा, और इसे कहते हैं एडविन। लेकिन ये था क्या था? ये वास्तुकार था, बढ़िया बढ़िया को घर बनाता था, इमारत बनाता था। तो भाई एडविन लुटियंस की खासियत ये है कि वह अंग्रेज वास्तुकार था। नई दिल्ली के निर्माण की रूपरेखा तैयार की। भारत की राजधानी की प्रमुख इमारतें, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ये सब इसी के डिजाइन से बना हुआ है। इन्हें आधुनिक दिल्ली का स्थापत्य निर्माता माना जाता है, ठीक है। तो दिल्ली के वास्तुकार हैं ये। मौर्यकालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास जानने के अगर आप स्रोत की तलाश करें तो 2 प्रकार के स्रोत हैं। एक तो है पुरातत्व वाला, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्य के भी कई विभाजन हैं, ठीक है। धार्मिक साहित्य, ठीक है, गैर धार्मिक, ठीक है, और आगे विदेशी, ठीक है, विदेशी। तो साहित्य में हम बात कर रहे हैं किसकी? मौर्य काल की।
तो मौर्य काल के इतिहास में आप तमाम अभिलेख पाते हैं, उनसे अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा, ठीक। लेकिन इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज जो यूनानी यात्री है, विदेशी स्रोत, ठीक है, और कौटिल्य जो कि गैर धार्मिक साहित्य लिखते हैं, अर्थशास्त्र, तो इनके माध्यम से प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो एक विदेशी स्रोत है, एक गैर धार्मिक स्रोत है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और इंडिका, अर्थशास्त्र और इंडिका, तो मेगास्थनीज का इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दो प्रमुख स्रोत हैं। उपनिवेशवाद क्या है? भैया अपने आर्थिक लाभ के लिए कौनो देश की गर्दन दबा करके उससे सब कुछ ले लेना, यही उपनिवेशवाद है। जी हाँ, उपनिवेशवाद वह व्यवस्था है जिसमें कोई शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर उसके संविधानों का, उनके सारी संसाधनों का, रिसोर्सेज का शोषण करता है। मतलब अपने बाहुबल, अपने बुद्धिबल, इनका प्रयोग करके कौनों का घर उजाड़ देना, कौनों को लूट लेना, ठीक है, यही है। तो बिहार में नंबर लूटना है। कैसे? साम दाम दंड भेद कौनो क्रिया अपना करके। साम दाम दंड भेद का मतलब ये है कि आपको उत्तर लिखना है, चाहे प्रश्न का उत्तर आ रहा हो और चाहे ना आ रहा हो, उत्तर लिखना ही लिखना है। तो कभी कभी क्या होता है, कहानियां खुद बनाई जाती हैं और वही कहानियां जिंदगी भर याद रहती हैं। तो भारत विभाजन के दो कारण, हिंदू मुस्लिम राजनीतिक मतभेद और मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग। जिन्ना साहब पाकिस्तान मांग रहे थे और हिंदू और मुस्लिमों के बीच मतभेद बहुत पहले से विद्यमान था, इसलिए भारत का विभाजन। भारतीय संविधान की दो विशेषताएं बताइए। संविधान सर्वोच्च है, ठीक है, इसमें मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है, साथ ही संघीय ढांचे के साथ एकात्मकता के तत्व भी प्रदान किए गए हैं। मतलब हम राज्यों का संघ हैं, राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन है, लेकिन इसके अतिरिक्त मेरे दोस्त, अगर कोई संकट आता है तो संपूर्ण शक्तियां केंद्र में जाके निहित हो जाती हैं। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दो कारण, ब्रिटिश राष्ट्र द्वारा बिना भारतीय सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकना और क्रिप्स मिशन की असफलता। गांधी जी चाहते थे कि भैया भारत को भारत के लिए छोड़ा जाए, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ा जाए। इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो हमें युद्ध में क्यों शामिल किया जा रहा है, ठीक। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942। मगध साम्राज्य के उत्थान के दो कारण, उपजाऊ भूमि और लोहे के धातु, ठीक है, दो ही नहीं चार बता दें, ठीक है। भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण भैया ऐसी जगह थे गंगा और सोन नदी के संगम पर, कौनों ओर से हमला करोगे नदी आएगी बीच में, ठीक। दूसरा कारण राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, ढेर सारा समतल मैदान था और समतल मैदान पे बहुत बढ़िया खेती होगी, अच्छी खेती होगी, अच्छा पैसा आएगा, अच्छा व्यापार होगा, ठीक। इसके साथ साथ लोहा और हाथी, लोहा और हाथी ये दोनों भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध थे। तो सशक्त सेना बन गई, अच्छा खासा हट्टा कट्टा खा के मुस्टंड सैनिक थे, ठीक ठाक गेहूं चावल पैदा हो जा रहा है यहाँ, तो बढ़िया, सारी चीजें बढ़िया हैं। जब सब चीजें बढ़िया है तो मगध टॉप पर है। तो लोहे की धातु का संसाधन, उपजाऊ भूमि, ठीक है, भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मजबूत प्रशासन, राजनीतिक कारण, सशक्त सेना, ठीक है, सैनिक कारण, ठीक। तो हर तरह से मगध टॉप पे है। कार्बन 14 क्या है? तो किसी चट्टान की आयु जानने का एक वैज्ञानिक तरीका है कार्बन 14, C14 कहते हैं इसे। इसमें पुरातात्विक वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है वैज्ञानिक तरीके से। किताबुल हिंद की दो विशेषताएं, तो सबसे पहले लिखा किसने? इसे अल बरूनी ने लिखा। अल बरूनी किसके साथ आया था? तो गजनवी के साथ, महमूद गजनवी। यह ग्रंथ भारत के समाज, धर्म, विज्ञान व संस्कृति का वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत करता है और भारत का गौरव गान भी करता है। याद रखिएगा, भारत के ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत की हर विषय वस्तु की प्रशंसा की गई है अल बरूनी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के दो वंश, हम चार बता दे रहे हैं। हरिहर और बुक्का ने जो स्थापित किया था वो था संगम वंश।
संगम वंश के बाद शालू वंश, शालू वंश के बाद तुलु वंश, तुलु वंश का कृष्णदेव राय था, ठीक है, और फिर अरिवीडू वंश, अरिवीडू वंश जो लुटिया डुबो दिया, ठीक, यहीं से खत्म। तो संगम, तुलु, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश हैं। लिंगायत समुदाय की दो विशेषताएं, पहली बात तो ये लिंगायत है तो क्या थे, लिंग की उपासना करते थे और लिंग की उपासना करने वाले शिव भक्त थे। जाति भेद और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इष्टलिंग, ठीक है, ये अपने गले में इष्टलिंग धारण करते थे, ठीक है, इष्टलिंग के धारण करते थे। आगे, जैन धर्म में 5 महाव्रत, पहले 4 थे, एक महावीर स्वामी ने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य, 4 पार्श्वनाथ के थे तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ठीक है, अपरिग्रह, ई 4 थे, ठीक है, ई 4 थे, 1 2 3 और 4, ये पार्श्वनाथ के। 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी नग्न अवस्था में रहने का समर्थन करते थे और पार्श्वनाथ कहते थे कि नहीं, सफेद कपड़ा धारण करिए। महाभारत में विवाह के 4 प्रकार बताएं, ठीक है, तो 8 प्रकार बताए गए, 4 जान लीजिए, ब्रह्म, दैव, गंधर्व, राक्षस। इनमें राक्षस वाला गड़बड़ है, राक्षस वाला विवाह अच्छा नहीं माना जाता, ब्रह्म, देव, गंधर्व सब बढ़िया माना जाता है। वर्ण और जाति में क्या अंतर है, वर्ण कर्म और गुण पर आधारित है, जबकि जाति जन्म से निर्धारित होती है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये आप वैदिक काल के, ठीक है, पहले वाले में तो पूर्व वैदिक काल में पाएंगे, और जाति व्यवस्था वैदिक काल के बाद वाले में तो उत्तर वैदिक में पाएंगे। कब पाएंगे, उत्तर वैदिक काल में पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इटली से आने वाले 2 यात्री मार्को पोलो, निकोल कोंटी मध्यकाल में आए थे। जजिया क्या है, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। कैसा कर है, एक प्रकार का धार्मिक कर है जो सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बदले लगाया जाता था। पहली बार कब लगाया गया, पहली बार 712 ईस्वी में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, सिंध में। किसने लगाया था, लगाया था मोहम्मद कासिम ने। मोहम्मद कासिम के द्वारा पहली बार भारत जजिया से परिचित हुआ। आगे, नयनार कौन थे, वही जो नैन से नैन मिलाते थे, किससे, शिव से। जी हाँ, तो नयनार दक्षिण भारत के शिव भक्त संत थे जिन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया, तो नयनार दक्षिण भारत के शिव भक्त हैं। प्लासी के युद्ध के 2 कारण, 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज क्लायू के बीच हुआ था। सिराज के सेनापति थे मीर जाफर, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से युद्ध हारा गया। तो क्लायू की साजिश और नवाब सिराजुद्दौला से अंग्रेजों का राजनीतिक व्यापारिक संघर्ष इसके प्रमुख 2 कारण थे। और फाइनली 1757 में आगे सामने 4 उग्रवादी नेता, उग्रवादी का मतलब जानते हैं, कांग्रेस के उग्र विचारधारा वाले नेता बाल गंगाधर तिलक, भारत में राष्ट्रीय उग्रवाद के जनक लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ठीक है, इन्हीं को लाल बाल पाल कहा जाता है। लाल बाल और पाल, जी हाँ, लाला लाजपत राय, पाल साहब, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष बाद में मान लीजिए राजनीति छोड़ देते हैं। चौरी चौरा घटना 1920 में गांधी जी ने असहयोग शुरू किया, और असहयोग वो कैसा चाहते थे, शांतिपूर्ण चाहते थे। शांतिपूर्ण का मतलब है अहिंसक आंदोलन चाहते थे। लेकिन फरवरी 1922 में, कब, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, कहां पर, गोरखपुर जिले में एक जगह थी चौरी चौरा, वहां पर थाने में आग लगा दी गई आंदोलनकारियों द्वारा, और गांधी जी इससे आहत हुए। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। क्या किया, आंदोलन वापस ले लिया। आगे,
फाहियान कौन था, कब आया? फाहियान चीनी यात्री था और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, बौद्ध धर्म के विषय में, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थलों का दौरा करने वह भारत 399 ईस्वी में आया था। इस समय मगध के सम्राट थे, जी हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। और फाहियान बौद्ध राज्यों का दौरा करता है, बौद्ध राज्यों का दौरा करता है, यात्रा करता है और उसका विवरण लिखता है, जिसकी बुक का नाम है फू को की। बुक कौन सी लिखता है? फू को की। इसका मतलब होता है बौद्ध राज्यों का विवरण, ठीक है। आइए आखिरी सवाल, कैबिनेट मिशन क्यों आया था? 1946 में ब्रिटेन ने भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का मार्ग तय किया और संविधान की निर्माण की रूपरेखा देने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था, जिसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के तौर पर, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक। ये 3 थे, जिसमें ये साहब अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो दोस्तों, ये आज 30 सवालों का जवाब आपको मिला। कल 30 नए सवाल आपको मिलेंगे और परसों उसके जवाब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। क्योंकि वाजपेयी जी ने कहा है कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। पुराने सवाल के उत्तर हो गए, नए सवाल ले आएंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं, गीत नए गाता हूं। तो मेरे दोस्तों, इस नए सवाल और नए गीतों के लिए तैयार रहिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले सवाल के साथ, अगले जवाब के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।